हरदीप का डाउट है, सर ये सब अरेंजमेंट्स के लिए इतना डिबेट क्यों, कभी भी रख सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं ना। हाँ मतलब देख हरदीप, ऐसा है तू जो अभी बोल रहा है ना वो परफेक्टली लॉजिकली साउंडिंग स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम बस इतना है कि मेंडलीव से पूछें कि सर आपका लॉजिक क्या है पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो मेंडलीव तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना कि सर मैं तो एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी को देख के बताता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ओ सर वाह क्या अच्छी बात है सर, आप एटॉमिक मास और पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देख करके बताते हैं, तो आप ये बताइए आइसोटोप को कहाँ रखेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तुरंत आंसर नहीं दे पाएगा ना, मतलब परफेक्ट सिस्टम नहीं है ना इसके पास में। तो हम बस मेंडलीव के पीरियड टेबल की बुराई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रख ही देंगे, बट उसका लॉजिक परफेक्ट नहीं था ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बट इंक्रीमेंटली हम सुधरते जा रहे हैं पहले से। अब अब आ चुका है आपके बीच। अच्छा ओके, वो आ चुका है आपके बीच, उससे पहले एक और स्टेटमेंट। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। ठीक है ना, ये तो देख ही चुके हो तुम। एटॉमिक masses do not increase in a regular manner from one to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। ठीक है ना, जैसे कि देखो, समझ गए होगे तुम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी का 55.8 निकल करके आया एटॉमिक मास। ठीक है, अभी हमने देखा था ऐसा किसके केस में था, 55 जो था वो आयरन के केस में था, उसके बाद निकल का ही कितना आ गया 58.9। समझ रहे हो। अब तुम साइंस के हिसाब से सोचना, मेंडलीव के हिसाब से, तुम मेंडलीव हो मान लो खुद को। ठीक है, अब जब तुम मेंडलीव हो ना तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि सर क्या आपने एक 55 वेट वाला एक एलिमेंट ढूंढा है, तो बोलेगा कि हाँ मैंने एक ढूंढा तो है। सर आपने उसका क्या नाम रखा है, अब उसको पता तो नहीं है ना, उसने कोई नाम तो खुद ही रखा होगा मतलब, या फिर कोई दूसरा रख के गया होगा। आयरन बोल देगा। फिर हम बोलेंगे कि सर आपको उसके बाद में अगला मास नंबर क्या पता है, तो वो बोलेगा कि मेरे को जो उसके अगला मास नंबर मिला है मेरे को, है ना, वो 58.7 या फिर 58.9 जो भी बोलना चाहे वो लेटेस्ट है 58.7 बोलता है। ठीक है, अब मैंडलीव से पूछते हैं हम कि सर आप ये बताइए कि फ्यूचर में आपको क्या लगता है आयरन और निकल के बीच में कुछ मिलेगा क्या, तो ये इजीली आंसर नहीं कर पाएगा ये बात को ये, क्योंकि एटॉमिक मास वाकई में सीधे सीधे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर तो सीधे सीधे बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, समझ रहे हो ना, बट मास नंबर डू नॉट इंक्रीज लाइक दैट। खास करके आगे जाते जाओगे ना, यूरेनियम वाले साइड में बहुत जल्दी 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 राइज करते हैं, एक एक में मतलब 6 6 7 7 का डिफरेंस आ जाता है। कोई एलिमेंट ए का मान लो 230 एटॉमिक मास नंबर रहेगा, अगले में 239 आ जाते रहेगा। समझ रहे हो, तो हम कह नहीं सकते इनके बीच में कितना डिस्कवर होगा, हमें नहीं पता है इनके बीच में कितने एलिमेंट भरे पड़े हैं, वी डू नॉट नो। वीडियो दिखा सर था पर रील। ये तो कंफर्म है ना, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मास बढ़ेगा। एक मिनट रुकना, कि सबको आवाज आ रही है, हाँ ठीक है, हाँ वो कंफर्म है वैसे, इन जनरल बढ़ेगा विद सर्टेन एक्सेप्शन लाइक दिस, माइन्यूट एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा। सर सर ये तो हाँ डेसिमल लेवल पे डिफरेंस है, मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा। हाँ, बेसिक डिफरेंस नहीं है, बट कितने बीच में आएंगे वो नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते हैं तो पता है ना, एटॉमिक नंबर से जैसे मान लो तुम्हें 5 एटॉमिक नंबर वाला मिल गया और 7 एटॉमिक नंबर वाला मिल गया, तो परफेक्टली बीच में 6 तो होगा ही, होगा ही, फ्यूचर में कभी ना कभी डिस्कवर होगा ही, ये पक्का पता है। यही हुआ है ना, आज भी यही हुआ है। हाँ अच्छा देखो शिवम पाल क्या बोल रहे हैं, सुनना सब लोग, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिवम पाल बोल रहे हैं सर आई थिंक इन रिसेंट फ्यूचर द मॉडर्न पीरियडिक टेबल विल फेल। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर मेरे हिसाब से। ठीक है, दिस इज क्रक्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो अभी रखा गया है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। समझ रहे हो, इट इज नॉट 100%, बट हमारे पास अब एक बेटर लॉजिक है, और हम उसको बता रहे हैं कि क्यों एटॉमिक नंबर्स बेटर लॉजिक है। हाँ ये डेफिनेटली फेल हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी क्या करते हैं, हमारे पीरियडिक टेबल के बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन बना बना करके रखते हैं अपने रिसर्चेस के लिए, मतलब अपना कुछ यूज करते होंगे लोग लेबोरेटरीज में। तो
आर मार्टिन पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बट नॉट फुल प्रूफ। गलती है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है 1% 2% गलती हो जिसको कोई फ्यूचर में पीरियड टेबल बदल दे, ठीक है, बट राइट नाउ हमारा ही करेक्ट है ऐसा मान करके चलते हैं, मोर और लेस। सर वैसे ये पीरियोडिक टेबल का यूज खाली रेफरेंस है ना, और मतलब रिलेटिव रिलेटिव रिलेट करना है एक दूसरे से चीजों को, हाँ हाँ, ऐसे रिलेट मतलब करना ही है। इसका मेन कुछ खास यूज नहीं है ना। हाँ हाँ, मतलब जैसे 10th के लेवल पे बोले तो सर इसका मेन यूज सिर्फ रिलेट करना है और प्रॉपर्टीज एज्यूम करना है, हाँ यही है। बट जैसे तुम्हारा जिंदगी ही वो हो मान लो, है ना, मतलब तुम्हारा काम ही 70-80 साल तक तुम्हें केमिकल्स को ही पढ़ना है, 50-60 साल तक, तो प्रेडिक्ट टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये क्या, ये एलिमेंट ये हो सकता है, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है इनके, इसलिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहता है ना, तो हम लोग को पता होता है कि चलो अच्छा ठीक है इनमें से कोई एक होगा। जैसे मैं तुझे बताता हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर में आ जा, बेटा मांगे कार स्कूटर। तुम्हें पता है क्या कि Mg2+ और Ca2+ जहाँ पे रहते हैं ये हार्ड वाटर में मौजूद होते हैं करके, हार्ड वाटर में इनके आयन्स मौजूद होते हैं करके, हाँ ठीक है सर। ना। हार्ड वाटर्स में इनके आयन्स मौजूद रहते हैं ये लोग। अब देखो, अगर हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में अंदाजा है और मान लेते हैं कहीं एक के तालाब में हम लोग गए हैं, लेट अस से इट इज कोरबा का कोई रिवर, है ना, कोरबा रिवर से पानी पहुंच रहा है मान लो घर में, मान लो, और वो पानी हार्ड आ रहा है मान लो, ठीक है, तो हार्ड आ रहा है तो हम लोग सोच सकेंगे कि या तो Mg होगा या तो Ca होगा, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी से पता होगा कि अच्छा ठीक है या तो Mg है या तो Ca हो सकता है, बिकॉज दे विल बी हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अगर हमने कोई एक उसमें कोई केमिकल डाला, ऐसा केमिकल जिससे ये प्रेसिपिटेट हो जाए ये वाला, ठीक है, और फिर भी हार्डनेस नहीं गई, ठीक है, तो हमारा जस्ट अगला शक किस पे रहेगा कि यार इसमें Mg मौजूद नहीं है लग रहा है, शायद इसमें Ca होगा। तो हम लोग अगला ऐसा केमिकल डालेंगे, ठीक है, जो Ca2+ को ज़्यादा अच्छे से प्रेसिपिटेट करे, ठीक है ना। तो हमारा वर्कलोड बढ़ गया ना, मतलब Mg के बाद हमने बाकी 117 लोग को चेक नहीं किया, समझ रहे ना। हमने किसको चेक किया, जिस पे हमें नेक्स्ट डाउट था, 118 वाला, सॉरी, Mg के बाद सीधे Ca को चेक कर लिया। तो इसलिए पीरियोडिसिटी जो है हमारे काम को बहुत ज़्यादा सरल कर देती हैं। अभी इसी चैप्टर के एंड में तुम्हें और रियलाइज होने लगेगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कितनी ज़्यादा अच्छी हैं करके, हेल्पफुल है हमारे लिए करके। सर और इसी का यूज करके हम फिर नए एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, जब हम बोल लगेगा कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कुछ भी हाँ शो नहीं कर रहा है, जैसा हमारे पास जितना ज्ञान है, तो फिर हाँ हाँ बोलेंगे ये हाँ। कुछ अलग है, नया है, इस हम्म, बारे में नहीं पता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेकिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ चुका है, हेनरी मोजले, ये नाम तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। हेनरी मोजले ने कुछ ग्राफ वगैरह बनाया था लेबोरेटरीज में, जिसमें उसने एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया था, ठीक है, और उसने ये बात शो, कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ थे न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह से, ठीक है। हाँ, जब तुम 12th क्लास में आओगे ना, तो मैं 12th क्लास में मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा इसको, अगर फिजिक्स में अगर साइंस लेके पढ़े तो, कि इसने एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक नंबर वगैरह के साथ में, फ्रीक्वेंसी वगैरह का, फ्रीक्वेंसी अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज 10th, ठीक है। उससे उसको पता चला था कि ये स्टेटमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is a more fundamental property than its atomic mass, ठीक है, ये उसको पता चला था। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी याद करने दो ना, क्या चीज़ के बारे में उसने प्लॉट किया था। तुम समझने के लिए ऐसा समझो, डीपली उतना जाने की जरूरत नहीं। मोजले ने कुछ लाइट के फ्रीक्वेंसी, किसी मेटल से कुछ निकलने वाली लाइट वगैरह को उसी के एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लॉट किया था। जैसे
जेड से प्लॉट किया है मान लो किसी फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए, है ना, ये फ्रीक्वेंसी म्यू से फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं तो जानते होगे। ठीक है, तो जब जेड से प्लॉट किया ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। समझो ये कोई एलिमेंट नंबर 1 होगा, कोई एलिमेंट नंबर 2 होगा, कोई एलिमेंट नंबर 3 होगा, समझ रहे हो। और उसने इसी लाइट को इन्हीं सभी एलिमेंट के जेड के, जेड मतलब समझते हो ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और उसने जब इसी फ्रीक्वेंसीज को उनके मास नंबर से प्लॉट किया ना तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तब प्लॉट अजीब सा आ गया, समझ रहे हो। तब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई। तो उसने बोला यार एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा तो एटॉमिक नंबर लग रहा है मेरे को। और भी उसने दो चार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसको रियलाइज़ हुआ कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि मेंडेलीव लोग पूरे गधे थे। मेंडेलीव लोग के समय में टेक्नोलॉजी भी तो उतनी नहीं थी कि अंदर में एग्जैक्टली कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उसको ढूंढ पाए। इसके समय पे देख रहे हो 1913, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई। 1913 में इसने किया है, मतलब इसके पास ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स है, ही नोज व्हाट इज देयर इनसाइड करके। 1905 में तो लगभग जाकर के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डिस्कवरी हुई है यार। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर तुम देख लेना, बट 1905 में ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वगैरह को प्रॉपर पढ़ पाए हैं, है ना। ये आइंस्टाइन का पीक है। इस समय पे आइंस्टाइन एकदम मस्त सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है इस समय, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है। तुम्हें तुम्हें पहले भी कभी बताया क्या मैंने, जितना केमिस्ट्री तुम अभी जानते हो ना राइट नाउ अभी, उससे कम केमिस्ट्री जानता था आइंस्टाइन। भाई उस समय पे ढंग से इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर नहीं हुआ था। आज तो तुम जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क हैं, न्यूट्रॉन के अंदर कुछ कुछ हैं। तो आइंस्टाइन से लिटरली तुम्हें ज़्यादा केमिस्ट्री आती है ना, ज़्यादा वाइड केमिस्ट्री आती है, वाइडर। डेप्थ भले ही मत है, वाइड ज़्यादा आता है तुम्हें। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया एटॉमिक नंबर्स आर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस बिकॉज एटॉमिक नंबर शो अ ट्रेंड। एटॉमिक नंबर में ज्यादा बेटर ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है एक स्ट्रेट लाइन, बट उतना अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं है जितना यहाँ पे है। मीन्स एटॉमिक नंबर्स आर शोइंग बेटर ट्रेंड। ठीक है, तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसी से उसने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बनाने का किया, मतलब उसके बाद में लोगों ने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के लिए एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाया। ठीक है, कुछ कुछ कहानियां यहाँ पे लिख रखी है, राम कहानी घर में पढ़ना। ठीक है, वो राम कहानी है लिटरली, वो सब भी राम कहानी, ये सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, इनके क्रक्सेस मैं बताऊंगा क्या लिख रखा है यहाँ पे। सिंपल सिंपल बातें लिख रखी है। ओके, अब आज का मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कैसा है। ठीक है, अच्छा देखो, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में हमने एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाएंगे बोला। जैसे ही हमने बोला एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाएंगे, वैसे ही एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिजॉल्व हो गया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है। आज हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 पोजीशन पे रहेगा, फिक्स हो गई ये बात, है ना। अब ये बता रहा है कि वी विल से दैट हाउ इट इज डिसाइडेड इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोल रहा है कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेसिस मानते हैं। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज मत होना, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेसिस मानते हैं या एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हैं। एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हैं, इसी से डिराइव होता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी। तो मैं अगर मुझसे पूछोगे आज हम किसको मानते हैं तो एटॉमिक नंबर प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा, तो मतलब एटॉमिक नंबर ही हुआ। ठीक है, अब सीधे पीरियोडिक टेबल में आते हैं और देखते हैं। हाँ,
पबसी आ गया, किसी को पबसी खेलना है क्या? सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, डू यू नो दिस थिंग कि अम, हम्म, अरे यार इन्होंने ढंग से नहीं बताया यार। यहाँ पे क्या लिखा है देख पा रहे हो? 13.5, 35.5 है क्लोरीन में, है ना? हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो गुड। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लिखता हूँ, क्लोरीन ही ले लेते हैं, Cl1735 मान लो एक मिनट के लिए। जब ऐसा नोटेशन तो तुमने देख ही रखा होगा ना, इसमें ये Z कहलाता है, जिसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? और ये क्या होता है? एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास नंबर, क्या होता है ये बताओ? तीनों में से कोई एक होता है या दो होता है या क्या होता है, या तीनों सेम बात है? और फिर अगर मैं 35 यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये 35.5 क्यों लिखा है वहां पे? वो क्या चीज है? या फिर ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसा भी लिखते हैं क्या कहीं पे? देखो, जो ये नोटेशन होता है ना, चलो एक बार बताओ तो सही, कौन करेक्ट है इन तीनों में से? ये तीनों करेक्ट है। देखो, आवाज आ रही है ना, बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, देखो, इनमें याद रखना, एटॉमिक मास जो होता है ना, ये इनकरेक्ट है, ठीक है? मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर करेक्ट है, ठीक है? एटॉमिक मास इनकरेक्ट है, एटॉमिक मास नंबर या फिर मास नंबर, सिर्फ मास नंबर बोल लो या फिर एटॉमिक मास नंबर बोल लो, सही है। याद रखना ये नंबर्स हैं, नंबर। जब नोटेशन ऐसा होगा ना, ये वाला नोटेशन, तो नंबर रहेंगे वो। व्हाट विल बी द नंबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहेंगे वो लोग। और जब ऐसा रहता है तो देखो, पहले बात तो ये नोटेशन ही गलत है, ठीक है? ये नोटेशन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। तो सर आप एनसीईआरटी में लिखी हुई बात को गलत बोल रहे हो क्या? नहीं, वहां पे ऐसा तो लिखा ही नहीं है। वहां पे कैसा लिख रखा है? सीएल के बारे में कुछ 17 वत्रह लिख रखा है ना, और ऐसा करके कुछ लिख रखा है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कोई। पहले बात, ऐसे नोटेशन नहीं लिखेंगे। और ये 35.5 जो है ना, ये ये एवरेज एवरेज एटॉमिक मास है ये, एटॉमिक मास है ये, समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस क्या है? मास कैन बी फ्रैक्शन, मास कैन बी फ्रैक्शन, ठीक है? और ये जो नंबर है ना यहाँ पे जो एक्चुअली लिखा है, कैन नेवर बी, है ना, इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। यार सीधी बात तो ये है, इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है? अब तो ठीक है, अब तू जाएगा और क्या करेंगे, अपन की क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर तक। इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी डेसिमल, ठीक है? अब समझो इस बात को। यार ट्राई करेंगे चैप्टर को खत्म करें, 15-20 मिनट के ही चैप्टर बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है? देखो ट्राई करो इसको समझने का।
सर ये क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करके अगर तुम बोल रहे हो कि भाई ये किसका एवरेज है, कोई बता सकता है? एनी गेसेस? ये एवरेज इन दो बातों का है। देखो, अगर हम बोलते हैं ना कि क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है, जानते हो ना? हाँ, आइसोटोप्स का एवरेज है ये। तो 35 वाला मान लो 80% मिल रहा है मान लो, और 37 वाला मान लो 20% मिल रहा है। सभी आइसोटोप बराबर क्वांटिटी में मिले जरूरी नहीं है ना, कुछ आइसोटोप ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, कुछ आइसोटोप इतना। तो हम लोग बोलेंगे 35 वाले को हम 80% वेटेज देते हैं, और 37 वाले को, ठीक है, हम लोग 20% वेटेज देते हैं, ठीक है, अपॉन 0.8 प्लस 0.2। ऐसे करके ये ना एवरेज को निकाला जाता है, ठीक है। और भी बहुत डीप डीप बातें होती हैं इनमें, बट उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। इतने से हमारा काम 11-12 तक हो जाएगा। हाँ, था ना ये कैलकुलेशन? ओके चलो, था तो ठीक है, फिर समझते हो फिर तो मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे। अब ये सब झंझट गया, हम लोग को तो एटॉमिक नंबर देखना है, मास वास गए। देखो, तुम्हें क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए। देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 18 ग्रुप्स हैं। 17 आर हेलोजन, ये बात देख लेना, ठीक है। ओके, 18 जो है वो इनर्ट गैसेस हैं। ये पीरियड 1 है, पीरियड 2 है, पीरियड 3 4 5 6 7। समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये सभी लोग रखे हुए हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं इनको, और यहाँ पे एक्टिनॉइड बोलते हैं इन लोग को, ठीक है। नाउ तुम ये जानते हो कि जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज बढ़ती है करके, जानते हो क्या ये बात को? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और इधर जाते हो तो साइज डिक्रीजेस। किस चीज के साइज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एटॉमिक रेडियस के साइज के बारे में, ठीक है ना। एटॉमिक साइज बोल लो, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है समझते हो ना? एटॉमिक रेडियस मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट कितना दूर है। अंदर में और होंगे, बट आउटर मोस्ट कितना दूर है, ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो राइट साइड जाते हैं तो ये लोग कम होते हैं, साइज डिक्रीज। मतलब इन दोनों में से कौन छोटा होगा, इन दोनों में से दिखने में? डेफिनेटली कार्बन छोटा होगा, कार्बन की साइज छोटा होगा, ठीक है ना। अब इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कैसे करके, ठीक है। तो कैसे होता है देखो। देखो यार, जो के एल एम सेल पढ़ते थे ना पहले तुम, तो each shell has 2n स्क्वायर कैपेसिटी, जानते हो क्या? ठीक है, सब जानते हो ये सब बातें। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, सर ये दोनों बात आप उल्टा पुल्टा बोल दिए हो क्या करके। ऐसा नहीं है, सब सही लिख रखा है। के वाले के पास के की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, एन की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2n स्क्वायर से देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। यहाँ पे 2n स्क्वायर से देखें तो 8 आ सकता है। यहाँ पे 2n स्क्वायर से देखें तो 18 आ सकता है, ठीक है। 18 आएंगे,
ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट जब वो खुद एम वाला आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है ना, तब वहां पे 8 रह पाएंगे। उसकी कैपेसिटी 18 की है, उसमें 8 रह पाएंगे। अब ये चीज ना जब तुम 11th में आओगे तब तुम देखोगे कि के एल एम एन भी रहेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो तुम देखोगे आगे जाकर के कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एम को फिल अप करते रहते हैं, एम में डाले, उससे पहले कभी कभी ना एन को फिल अप करने की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हो? ऐसा करके कुछ डायग्राम कभी देखे हो क्या? हाँ सर, लास्ट ईयर पढ़े थे कि कुल एट द एंड लास्ट वाले शेल में हमेशा 8 होने चाहिए, इसलिए पहले बाहर वाले में 8 कर देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ये एक प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो अंदर वाले की 18 कैपेसिटी है, लेकिन अंदर में अगर ये सबसे बाहर वाला है ना उस समय पे, इससे बाहर कोई नहीं है, तब वहां पे सिर्फ 8 ही जाएंगे। बट हाँ, एसपीडी वगैरह के रूल की वजह से। बट जैसे एन वाला बाहर वाला है, जैसे कि देखो 5D पहले भर जा रहा है, फिर 4S भर रहा है, इसमें जिस ऑर्डर में मैं कट किया हूँ ना, उसी ऑर्डर में भरता है ये। जैसे 1 पहले भर रहा है, फिर ये वाला एरो खींचा मैंने तो 2 पहले भरा, फिर ये वाला एरो खींचा तो 2 भरा, फिर 3 भरा। समझ रहे हो? 2 के बाद 3 भरा तो सही लग रहा है, ओके सही लग रहा है। अब यहाँ पे 3P को भरे, सही लग रहा है, 3 के बाद 4 भर रहा है, सही लग रहा है। बट 4 के बाद फिर से 3 को भरने चले हम लोग, देख रहे हो? 4S के बाद 3D भर रहा है। ये आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, समझो जब तुम 3P को भर रहे हो, सोचना ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम 3P को भर रहे हो तब तो 3 में गया है, लेकिन उसके बाद 4S को भर रहे हो, ठीक है। अब फिर से 3 को भर रहे हो। अब इस केस में जब तुमने 4P को नहीं भर रखा है, ठीक है, सोचना, 3P भरे, 4S भरे, फिर 3D भरे, तो अभी तुम्हारा आउटर मोस्ट क्या कहलाएगा, तुम बताओ तो। एन आउटर मोस्ट कहलाएगा कि एम आउटर मोस्ट कहलाएगा? सबसे आउटर में तो फोर्थ सेल हुआ ना, फोर्थ आउटर मोस्ट है। समझ रहे हो? बट फोर्थ आउटर मोस्ट है तो हाँ, अब ये है कि फोर्थ वाले में 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे। अब एम में अब एम में 18 भर सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट नहीं है ना। हमें परफेक्टली नहीं समझना है यहाँ पे, हमें बस ऊपर ऊपर से फील लेना है कि कब वो 18 को 8 ही भरना है, कब वो 18 को पूरा 18 भर देंगे। फील लेना है इस बात को, ठीक है। एक दोबारा समझाता हूँ, सुनो। एम में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं? एम में मैक्सिमम 18 लोग आ सकते हैं। जब एम ही सबसे बाहर वाला है तो क्या उसमें 18 आएंगे? नहीं। जब एम सबसे बाहर वाला है, एम, तब उसमें 18 नहीं आएंगे। अगर एम के अलावा भी कोई बाहर वाला है, जैसे एन है, तो अब आउटर मोस्ट तो ये रह नहीं गया, तो अब इसमें 18 आ सकते हैं, ठीक है। है ना? अगेन परफेक्टली नहीं समझना है, ऊपर ऊपर से समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब इसका नाम मैं के रखता हूँ, इसका नाम एल रखता हूँ, ये वाकई इसी तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो एम वाले में 8 ही एलिमेंट है, ये तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें तो 18 नहीं है ना। एम वाले में तो 8 ही है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि एम की कैपेसिटी तो 18 की थी, बट इसमें 8 ही क्यों है? क्योंकि जब तक हम लोग इन एलिमेंट्स को लिखते रहते हैं, तब तक जब तक हम लोग इन एलिमेंट्स को लिखते रहते हैं, तब तक यही लोग इसके सबसे आउटर मोस्ट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, भरते इस ऑर्डर में, याद रखना, 2 8 8 18 18 32। ये तुम्हें पता नहीं, ऑल ऑर्डर 2 8 18 18 32। ये सभी ना बोर्स मॉडल से निकल करके आते हैं, तो अभी तुम्हें पता नहीं होगा, बस तुम्हें याद रखना। मैजिक नंबर्स बोलते हैं इनको, सुने हो क्या?
देखो फर्स्ट वाले में 2 भर सकते हैं इसलिए 2 आए, सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 भर सकते थे 2n स्क्वायर के हिसाब से इसलिए 8 है। थर्ड वाले में भर कितना सकते थे, थर्ड वाले में 18 भर सकते थे, बट ये रूल जहां से निकल करके आता है उसके हिसाब से वहां पे उस समय यही लोग आउटर मोस्ट रहते हैं, उस समय इनसे बाहर कोई नहीं रहता, इसलिए इसमें 8 ही आ पाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे फिर 18 लोग रहते हैं। अगेन मतलब यहाँ पे जो मैं बताया इतना इसको ना समझना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आवाज आ रही है बिकॉज मेरे में नेटवर्क एरर दिखा रहा है। अभी बेटर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है चलो। नहीं हर्ष लक्षित तुमने जो लिखा है वो गलत है ना, 2888 नहीं है, मैं तुम्हें वो बता दूंगा, प्राइवेटली पूछना तो बता दूंगा। हाँ ठीक है ना, अब देखो बस 5 मिनट और इंतजार करो, ट्राई करते हैं 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए होती है इसलिए मैं एक और क्लास लूंगा, बट वो हम लोग थियोरेटिकली चैप्टर को खत्म हो गया बोल देंगे, मतलब तुम खुद से रीड कर सकते हो ये बोल दूंगा। ठीक है, देखो यार जब नीचे जाते जा रहे हो ना तो वाकई में KLMN ऐसे करके चीजें आ रही हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को तो रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है देखो, नीचे आते जाते हैं तो KLMN ऐसे आते जाता है, सोचो नीचे जाते हैं तो हम लोग का एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं नीचे जाने पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, बट क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, एक नया शेल ऐड हो जा रहा है, समझ रहे हो, एक नया का नया पूरा शेल ऐड हो जा रहा है। तो ऑल्दो अरे तुम ऐसे इतने सारे सवाल पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा यार। बता रहा हूँ शिवम, 1 मिनट है ना, रुक जाना, सुनना यार फिर से। नीचे जा रहे हैं तो शेल बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, एक का साइज ऐसा रहता है दूसरे का साइज ऐसा रहता है, क्योंकि नया सेल ही ऐड हो जा रहा है इसलिए साइज तो बढ़ेगा ही, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल। क्या नीचे जा रहे हैं तो प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ने के चलते साइज तो बढ़ रही है, बट फोर्स भी बढ़ जा रहा है, समझ रहे हो ना। फोर्स क्यों बढ़ रहा होगा, कोई बता सकता है क्या नीचे जाने से? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का मिला करके जो इफेक्ट होता है ना, देखो जब फोर्स बढ़ता है ना न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जब ज्यादा अट्रैक्ट करता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को तो साइज कम होने की टेंडेंसी रहती है, ज्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, लेकिन क्या हो रहा है, ओवरऑल साइज ही तो बढ़ गया है, ठीक है ना, साइज ही बढ़ गया है, मतलब एक नया शेल ही ऐड हो गया, इसलिए दोनों के इफेक्ट होते हैं बट ओवरऑल ये डोमिनेट कर जाता है। ये चीज पीरियड में नहीं होती, जब हम ऐसे जाते हैं तो पीरियड में उतने ही नंबर ऑफ लोग रहते हैं, बात जानते हो क्या, कि ये बात मुझे बताना पड़ेगा।
ठीक है, अपन ने ये जो लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है इसको बाद में देखेंगे, बिकॉज जल्दी में समझा करके अपन खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, सुनो, हम लोग नेक्स्ट वाली जो मैथ्स क्लास रहेगी ना, वो नेक्स्ट वाले मैथ्स क्लास में ट्राई करेंगे केमिस्ट्री एक बार लेकर के ख़त्म करें, ताकि एक बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, तो बी रेडी इन द नेक्स्ट मैथ्स क्लास कि हम एक केमिस्ट्री रख लेंगे।